काफ़ी ठंड है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन है 16 जनवरी 2024। आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक पार्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट रैदर एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम हम सबको एज ए सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हमें मालूम होना चाहिए, सो डैट कि ऐसे सिचुएशन में जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को या किसी को भी ना फेस करना पड़े, बट इफ़ अगर करना पड़े तो उस सिचुएशन में आप अपने आप को या अपने नियर रिलेटिव्स को या अपने किसी भी पहचान वाले को बचा सकें या वो अपने आप को डिफेंड कर सके। सो बेसिकली आज का टॉपिक है फ्रॉम एफआईआर टू रिमांड। ये आज के वीडियो का हमारा थीम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एफआईआर से शुरू करेंगे और रिमांड तक पढ़ेंगे या जानेंगे। एफआईआर से पहले की बात भी जानेंगे और रिमांड के बाद की सिचुएशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें क्या है कि हाँ, एक चीज़ और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मतलब जो मैं ये थोड़ा जितने भी देर का ये वीडियो हो जहाँ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ऐसा नहीं है कि इसमें सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है या मैं कर पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी मैं सीख पाया या जान पाया उसका मैक्सिमम जानकारी आपको दे सकूँ विथ बेयर मिनिमम मिस्टेक्स या नो मिस्टेक्स, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें गलत जानकारी दे नहीं सकता या देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इन इन सब के बीच में एक चीज़ और कि जो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 3 आर्टिकल बेसिकली कवर होगा, आर्टिकल 20, 21 और 22। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे फॉर ए सिचुएशन कोई कंप्लेनेंट है जो एक कंप्लेन दर्ज करता है किसी के अगेंस्ट में, सपोज अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। तो इस सिचुएशन में वो क्या होता है कि जैसे वो पुलिस के पास गई, ये पुलिस के पास गया, तो वो अपनी तरफ से एक जानकारी देती है या देते हैं कि मुझे इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि कोई भी अगर ऐसे आए तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। उससे पहले पुलिस जो है आपसे इंक्वायरी करेगी। ठीक है, इंक्वायरी करती है पुलिस, और उनको अगर ऐसा लगता है कि हाँ ये जायज़ है तो फिर वो एफआईआर दर्ज करते हैं। एफआईआर जिसे हम लोग करते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमेशा एफआईआर के बाद स्टार्ट होती है। और जो भी ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले कुछ छानबीन नहीं करते। जो भी किया जाता है उसको हम लोग इंक्वायरी बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर किसी नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग कहें कि किसी एक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, मतलब वो पर्सन पे एक ऑफेंस लगा है। ठीक है, अभी इस सिचुएशन को हम लोग आगे समझते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे जो एफआईआर क्रिएट होता है तो उसमें क्या होता है कि एफआईआर बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें ऐसा होता है कि पुलिस जो है बेस्ड ऑन किसी कंप्लेनेंट का दिया हुआ इन्फॉर्मेशन एक रिटन डॉक्यूमेंट भरती है, जिसमें मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो कंप्लेन करने वाले व्यक्ति हैं या जो भी प्राणी हैं वो अपने तरफ से खुद रिटन में इंफॉर्मेशन देते हैं या वो अपनी तरफ से अपनी स्टोरी नरेट करते हैं, जिसको रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में पुलिस दर्ज करती है। और उसके बाद ऐसा होता है कि फर्दर प्रोसीजर होता है, आइदर अरेस्ट होता है या नहीं होता है। तो ये जो एफआईआर दर्ज किया जाता है बेसिकली उन ऑफेंसेस के खिलाफ होती हैं जो कोग्निजेबल इन नेचर होते हैं। अभी कोग्निजेबल का मतलब ये होता है कि कोग्निजेबल ऑफेंस के तहत ऐसा होता है कि इस तरह का क्राइम जो क्रिएट होता है जिसमें जब भी अगर ऐसा रिपोर्ट हो तो पुलिस आपके घर आकर के एक्यूज्ड को विदाउट ए वारंट अरेस्ट कर सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल अगर कुछ नॉमिनल क्राइम रिपोर्ट होता है तो पुलिस ऐसे ही आपके घर नहीं आ सकती और
आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। उन्हें परमिशन लेना होता है कोर्ट से, एंड देन वारंट के साथ वो आपको अरेस्ट करती है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये चीज़ हुआ है, उसके बाद ये हमें जानना ज़रूरी है कि जो एफआईआर होती है वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, वो ऐसा नहीं है कि हमने या कोई किसी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस रिकॉर्ड हो गया है उस इंसान के प्रति। अब ये ऐसा जस्ट एक प्रोसीजर है कि एक बार एफआईआर दर्ज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब आगे की सिचुएशन देखते हैं। एक बार एफआईआर स्टार्ट हो गया, अब जब एफआईआर हो गया उसके बाद क्या होगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद की दो सिचुएशन है, या तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सेटिस्फाइड हो जाएगी कि नहीं, किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं होता है, ये बेफिजूल बातें हैं, तो वो अरेस्ट के प्रति नहीं जाती। बट मैंने ये सिचुएशन में जब अगर पुलिस को लगता है कि नहीं, हाँ ये एक तरह का क्राइम हुआ है या पॉसिबिलिटी है कि हुआ होगा, देन उस सिचुएशन में वो अरेस्ट के लिए जाएंगे। ठीक है। और ऐसा है कि अरेस्ट के लिए जाने के लिए आपको मैंने सिचुएशन बताया कि दो केसेस होते हैं, जिसमें एक होता है कि आपको वारंट चाहिए होता है अगर कोई किसी तरह का क्राइम जो है जो नॉमिनल है, वैसा ये नहीं है, और फिर भी आपको अरेस्ट करने जाना है, तो उस केस में आपको परमिशन लेना होता है कोर्ट से। और अगर नहीं तो आप एज ए पुलिस आप डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट अगर एफआईआर रिपोर्ट होती है तो। नाउ आप एज ए ऑफेंस एज ए पर्सन हु हैज़ कमिटेड ऑफेंस एज पर एफआईआर, आपके पास भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। जैसे आपको जानने का अधिकार है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव बीन अरेस्टेड, किस चीज़ के लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी सेक्शन 57 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आपको ये कुछ राइट्स हैं, जिसके तहत आपको जानने का हक है कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। और प्लस दूसरी बात कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है, ठीक है, और उस केस में जो पुलिस एक मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपको रख सकती है अपने कस्टडी में, डेट विल बी 24 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 24 आवर्स पुलिस को नियरेस्ट कोर्ट या लोकल मैजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना होगा, और ये भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये दो पॉइंट्स जो आपको मैंने बताया, लाइक यू हैव द राइट टू नो द ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच यू हैव बीन अरेस्टेड, एंड द प्रोविजन डैट कि आपको विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए, ये दोनों हमारे आर्टिकल 22 को कवर करता है। ये दोनों प्रोविजन आर्टिकल 22 में मेंशन है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है टू बी नोटेड है कि जो 24 आवर्स का टाइम है वो एक्सक्लूडिंग द टाइम जब जो आपको जैसे पुलिस को आपको आपके प्लेस से लाने और आपको कोर्ट तक ले जाने वगैरह में जाते हैं, वो एक्सक्लूड करके। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि हमने क्या देखा अभी तक कि एक पर्सन है जिस पे कुछ एक्यूजेशन लगे हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, 24 आवर्स का टाइम ख़त्म होने वाला है, पुलिस को कोर्ट के पास उसको लेकर जाना है। ये होता है लॉ से चलना। ठीक है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो दैट इज़ गुड एज पर लॉ, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC एंड एज पर आर्टिकल 22। अगर इसमें थोड़ा भी इधर का उधर होता है तो दैट पुलिस और दैट बॉडी एजेंसी जिसने भी ये अरेस्ट किया है वो लॉ के खिलाफ जा रही है, एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज आर्बिट्ररी अरेस्ट। अब ये यही प्रोविज़न है जिसके तहत आपको सेफगार्ड करता है आर्टिकल 22 कि कोई भी पुलिस, आपने देखा होगा कि पुलिस कभी ऐसा भी हो जाता है, मतलब बोलने की बात नहीं है, बट ऐसा भी हो जाता है कि बिना वजह भी गिरफ्तार कर लेती है, एंड फिर कितने टाइम के लिए रखती है, ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है ऐसा सिचुएशन में। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको दिया गया है एज ए पर्सन।
तो उसमें अगर आप आर्बिट्ररी अरेस्ट करते हैं तो ये इस एक्ट को वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एब्रिजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कन्फाइनमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया जाएगा, और मे बी आपको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जा सकती है। ठीक है। अब इसके बाद ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सपोज अब जैसे अरेस्ट के बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो पुलिस को ध्यान रखनी है, करनी है, और कुछ चीज़ें नहीं करनी है। करने वाली चीज़ों में यह है कि विदिन 24 आवर उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी तरह से आर्टिकल 22 का हनन नहीं करना है। और अभी क्या सिचुएशन ऐसा है कि एक पॉइंट और नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि आप एज ए पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड, आपको ये राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है। आपको ये हक है कि आप इस जिस चीज़ का भी एक्यूजेशन आप पे लगा है उसके बारे में आप कुछ भी बात ना करें, कुछ भी ना बताएं। ठीक है। ये आप एज ए पर्सन ये चीज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है, अब सिचुएशन आगे देखते हैं। जैसे 24 आवर्स हो गए, सुप्रीम नियरेस्ट कोर्ट के पास पुलिस ले गई। अभी वहाँ पे ऐसा सिचुएशन होगा कि वहाँ दलीलें चलेंगी, जैसा हमने नॉर्मली हम लोग जानते भी हैं। तो वहाँ दो पार्टी होगी, पुलिस सपोर्टेड बाय प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज सपोर्टेड बाय डिफेंस काउंसिल। अभी दोनों अपने तरफ से दलील पेश करेंगे कोर्ट को, जिसमें पुलिस कहेगी कि यस हमने इन्हें अरेस्ट किया है, 24 आवर हमने रखा, हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है, बट ये जो टाइम हमें प्रोवाइड किया गया है ये सफिशिएंट नहीं है, और जो भी एक्यूजेशन लगे हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें और टाइम चाहिए, और इसके लिए हमें रिमांड या कस्टडी दे दीजिए इस एक्यूज्ड पर्सन के लिए। ये पुलिस जो है प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे, मतलब सॉरी प्रोसिक्यूटर जो है पुलिस के बिहाफ पे ये अपील करती है कोर्ट के पास। वहीं सेकंड साइड में जो डिफेंस काउंसिल है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड ये दलील पेश करती है कि मतलब जो वो पॉजिटिव साइड्स बताती है एक्यूज्ड का कि नो द सो एंड सो पर्सन इज रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, और किसी भी तरह का कोई केस बनता नहीं है, ये गलती हुई है पुलिस के तरफ से, और आप प्लीज़ मुझे बेल दे दीजिए, मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। और ऐसा है कि अगर किसी भी सिचुएशन में ज़रूरत पड़ा पुलिस को या रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन या इवन कोर्ट का ऑर्डर से, तो मुझे जब बुलाएंगे या मेरे क्लाइंट को जब भी बुलाया जाएगा वो प्रेजेंट हो जाएंगे। तो काइंडली ग्रांट मी है बेल। ठीक है। ये सिचुएशन चलती है, ये दलील दोनों अपने अपने तरफ से कोर्ट में पेश करते हैं। अभी कोर्ट के जज के पास दो सिचुएशन है, आइदर टू से यस और नो टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोर्ट को ये लगता है कि नो, जो भी ये एक्यूजेशन लगे हैं गिवन द कंडीशन और गिवन द सारा सिचुएशन, जो एक्यूज्ड है उस पर फिलहाल फर्दर अरेस्ट नहीं बनता है, तो वो उस सिचुएशन में आपको बेल प्रोवाइड कर देगी। काइंडली टू बी नोटेड ये है कि बेल जो मिलता है वो एक तरह का टेम्पररी रिलीज है जब तक ये केस क्लोज नहीं होता, और इसमें यह भी मेंशन होता है स्पेसिफिकली कि आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आपको प्रेजेंट होना होगा ऑन द ऑर्डर ऑफ पुलिस और ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि अगर आपको बेल मिलती है तो आपको एक बेल बॉन्ड साइन करना होता है, जो बेसिकली फॉर्म नंबर 45 होता है। तो उसमें आपको क्या होता है कि जैसे आपको ये अंडरटेकिंग देना होता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप प्रेजेंट होंगे जब भी बुलाया जाएगा आपको रिगार्डिंग दिस पार्टिकुलर केस। और सेकेंडली आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। सिक्योरिटी कुड बी योर एनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, और कोई भी जो आप जो बेसिकली आपके बिहाफ पे ये सिक्योरिटी देता है कि हाँ ये आदमी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं जमानत की जमानती। ठीक है। तो वो जो है, और इन दोनों कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन होता है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट जो है फिक्स करती है सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट, जो आपको एज ए सिक्योरिटी जमा करना होता है। वो एफडी भी हो सकती है या कुछ आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है,
जो आपको एज ए सिक्योरिटी जमा करना होगा कि इन केस ऑफ अगर ये आप फॉरफिट करते हैं इस बेल प्रोविज़न को, सपोज आपको डेट दिया जाता है और आप नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में इसको सबसे पहले आपको इस चीज़ का सिक्योरिटी को कि अगेंस्ट में ये किया जाएगा। अब कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जैसे अब जेन्युइन केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है वो फाइनेंशियली नहीं उतना कैपेबल है देने का, तो उस केस में जज ऑन देयर डिस्क्रिशन अपने पावर के तहत ऐसा ये भी कर सकती है कि आपको माफ़ कर सकती है। ठीक है, अभी यहाँ तक का सिचुएशन हम लोग समझ गए। एक बार थोड़ा रिवाइंड कर लेता हूँ। अब तक क्या हुआ कि एक पर्सन है, एक्यूज्ड है, जिस पे एक सर्टेन एक्यूजेशन लगे हैं और उस पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स एज पर आर्टिकल 22 एंड सेक्शन 57 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट कराना होगा। एक चीज़ और कि ये जो कोर्ट जाने से पहले तक का सिचुएशन, यहाँ ये जो है आर्टिकल 22 कवर करता है कि आपको एज एन एक्यूज्ड आपको एक राइट है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जानने का हक है। प्लस दूसरी बात कि विद इन 24 आवर कोर्ट में आपको प्रेजेंट पहुँचाने का पुलिस का कर्तव्य है। ये आर्टिकल 22 के अंडर कवर होता है। एक बार जब आप कोर्ट पहुंच जाते हैं तो कोर्ट में जाने के बाद जो भी प्रोविजंस हैं कि आपको आइदर रिमांड मिलेगी या बेल मिलेगी, आपको लिबर्टी मिलती है या नहीं मिलती है, वो चीज़ जो है सारा आर्टिकल 20 में कवर होता है। ठीक है, इन शॉर्ट में इतना ही जानते हैं। अभी सिचुएशन ये है कि अगर आपको बेल मिलती है तो बेल का कंडीशन ये है कि वो एक तरह का टेम्पररी बेल है, टेम्पररी रिलीजमेंट है आपको, और आपको कुछ कंडीशन को सर्टिफाई करना होगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसके तहत आपको भुगतना भी पड़ेगा। नाउ अब ये एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर जज डिसाइड ये करता है कि यस, जो भी पुलिस हमारे पास केस लेकर आई है वो उस केस में हाँ थोड़ा टाइम बनता है और थोड़ा और टाइम बनता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उस केस में पुलिस जो जज है ये डिसाइड कर सकती है कि 24 घंटे के फर्दर कस्टडी दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और प्रोविज़न क्या है उस पर डिसाइड किया जा सके। तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि 24 घंटे के बाद की जो भी कस्टडी है वो देने का हक सिर्फ कोर्ट के पास होता है। ठीक है, अब कस्टडी जो दी जाती है, रिमांड, बेसिकली रिमांड ही जो बोलते हैं उसको, जो दी जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जज उनके वर्डिक्ट के हिसाब से, तो वो दो तरह की होती है। एक होता है जुडिशियल कस्टडी और एक होती है पुलिस कस्टडी। अभी दोनों के बीच में अंतर क्या है मैं आपको बताता हूँ। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये होता है कि आपको जज के कस्टडी में रखा जाएगा और आपको जेल में रखा जाएगा। ठीक है, और पुलिस कस्टडी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपको पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा और दूसरी बात कि पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा। सिंपल लॉजिक, जे से जज, जे से जुडिशियल कस्टडी और जे से जेल, पी से पुलिस कस्टडी, पी से बाई पुलिस और पी से पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये मतलब एक याद करने का तरीका हो सकता है कि किसके अंदर क्या आता है। अभी दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ जेल में रखा जाता है जुडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। अब सिचुएशन ये है कि जैसे जुडिशियल कस्टडी जो मैंने आपको बताया, तो ऑब्वियसली मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि जैसे कुछ मूवीज़ में आप सुनते होंगे कि जज साहब मुझे जेल में भेज दो लेकिन मुझे पुलिस की कस्टडी में मत भेजो, ऐसा करके। तो कभी आपने उतना ध्यान ना दिया होगा, इनफैक्ट मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट ये फैक्ट है कि जो प्रेफर्ड होता है एज एन एक्यूज्ड, प्रेफर्ड होता है कि मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। इसका एक फैक्चुअल रीज़न है कि जो पुलिस कस्टडी होती है उसमें जो कस्टडी होती है एक्चुअली पुलिस के पास ही होती है, और बिकॉज ऑफ डैट, नॉट बिकॉज ऑफ डैट, उसके अंदर ये प्रोविज़न है कि उस केस में पुलिस आपके ऊपर क्वेश्चन आंसर जो होता है
वो कभी भी कर सकती है। वो जब मन चाहे 10 बजे सुबह, 10 बजे रात या 12 बजे रात, दिन, कभी भी, क्योंकि कस्टडी उसके पास है, वो कभी भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकती है आपसे। और ऐसा नहीं है, मतलब जुडिशियल कस्टडी के केस में भी पुलिस आपसे एज एन एक्यूज्ड क्वेश्चन आंसर कर सकती है, बट उस सिचुएशन में पुलिस हैज़ टू टेक इन परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे होते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोला जाता है। तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास अगर पुलिस कस्टडी हो तो वो अपने तरीक़ों से केस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अभी क्या है कि सिचुएशन ऐसा है कि 15 डेज़ का हमने 15, ओके, सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि रिमांड में भेजा गया। अब सिचुएशन ऐसा है कि ये जो रिमांड दिया जाता है जज के द्वारा, इस पे एक कंडीशन है कि ये जो रिमांड है वो मैक्स टू मैक्स 15 डेज़ के लिए दिया जाता है एट ए टाइम। कभी भी 15 दिन से ज़्यादा की कस्टडी नहीं मिलती है पुलिस को। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपने न्यूज़ में कभी सुना होगा कि 14 डेज रिमांड हैज़ बीन ग्रांटेड टू पुलिस, ऐसा करके, या सीबीआई या व्हाट्सएवर ऐसा करके। तो वो इस वजह से, क्योंकि अंडर दिस सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको मैक्सिमम 15 डेज का ही दिया जाता है बाई कोर्ट। अभी क्या होता है कि 14 डेज तक दिया जाता है, मतलब 14 डेज एट मैक्स बोला जाता है, मैक्सिमम डेज नॉर्मली दे दिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी टाइम उनको चाहिए उनको ये दिया जाता है। फिर अभी 15th डे के बाद, 15th डे ऐसा है कि पुलिस को एक्यूज्ड को फिर से कोर्ट में पेश करना है मैंडेटरली। तो अब क्या होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि 15 दिन में फिर वो कोर्ट के पास जाएंगे, दो पार्टीज होंगी, पुलिस एक तरफ प्रोसिक्यूशन के साइड से होगी और दूसरी साइड से एक्यूज्ड होंगे जो डिफेंस काउंसिल के साइड से होंगे। अभी फिर से दलील होगा, फिर से पुलिस बोलेगी कि नहीं जज साहब, टाइम थोड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी और टाइम चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो कस्टडी दे दीजिए, कस्टडी बढ़ा दीजिए मुझे। और वहीं ऑन द सेकंड साइड जो डिफेंस काउंसिल है बोलेगी कि मैंने पहले भी बोला था कि केस बनता नहीं है, ऐसा एंड सो कोई मतलब नहीं है, और मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि आप मुझे बेल दे दीजिए। आप मुझे बेल देते हैं, मैं जब भी आप बोलेंगे मैं आने को तैयार हूँ, जो भी कंडीशन है मैं सर्टिफाई करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दलील चलेगी, बट ऐसा हो सकता है कि जज डिसाइड टू गिव फर्दर एक्सटेंशन टू द रिमांड। फिर 15 दिन तक, फॉर मैक्स 15 दिन तक कस्टडी मिल जाती है। फिर उसके बाद सेम सिचुएशन है कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ तो कोर्ट में फिर से ले जाया जाएगा, वहाँ पे फिर ये दलील चलेगी। अब ये बात उठती है कि मतलब ये ऐसा 15-15 दिन कब तक किया जा सकता है। तो इसके लिए भी प्रोविज़न है, इसके लिए प्रोविज़न ये है अंडर सेक्शन 167 ही है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, कि अगर कोई ऑफेंस जो कि उतना बड़ा नहीं है, लाइक नॉट मर्डर नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, मर्डर किडनैपिंग ऐसा नहीं है जिसकी चार्जेस लेस देन 10 ईयर बनते हैं, तो उस केस में ये जो 15 डेज़ का ब्लॉक है ये मैक्सिमम 4 बार ही किया जा सकता है, दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ 60 डेज़। और अगर क्राइम कुछ बड़ा हो, ठीक है, तो उस केस में ये 15 डेज़ का 6 ब्लॉक्स हो सकता है, दैट इज़ मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। तो विद इन दिस टाइम फ्रेम आप पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, आपको सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने हैं और आपको कोर्ट के पास जाना है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि इवन आफ्टर 60 डेज या 90 डेज आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है एज ए पुलिस, एज एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, अगर फिर भी पूरी नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्यूज्ड है उसको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है, और इस बेल को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बेल या डिफ़ॉल्ट बेल। अब इसका मतलब क्या है कि इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टाइम फ्रेम, अगर वो पुलिस या कोई भी अपनी तहकीकात पूरी नहीं कर पाती है या कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाती है, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगा, जिसको हम लोग स्टैट्यूटरी बेल बोलते हैं, ठीक है। अब
सिचुएशन ये है कि उसमें भी अपार्ट फ्रॉम दिस दो और बेल होती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर मूविंग टू अदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि एक होता है एंटीसिपेटरी बेल और एक होता है इंटेरिम बेल। आपने नाम सुना होगा बट मैं बताता हूँ। एंटीसिपेटरी बेल होता है कि कुछ सिचुएशन में, जैसे सपोज मैरिज से रिलेटेड कुछ जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो सर्टेन केसेस में हस्बैंड को ऐसा लग सकता है कि नहीं मतलब मेरे ऊपर तो चार्ज आने ही वाला है, तो मतलब आज नहीं तो कल लगाने ही वाली है वाइफ चार्ज। तो उस केस में आप प्रायर ही कोर्ट के पास जाते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल प्रोवाइड किया जाए सो डैट कि मुझे दिक्कत ना हो। इस सिचुएशन में ऐसा क्या होता है, ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न जो है सेक्शन 438 के अंडर आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ये सिर्फ हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ही दे सकती है। अब इस केस में ऐसा होता है कि अरेस्ट तो होना ही है, ठीक है। अगर कोई किसी ने एफआईआर दर्ज कराया तो अरेस्ट तो आपका होगा ही, बट अगर आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है तो उस केस में आपको एट वंस ही बेल मिल जाती है, ठीक है। हालांकि ये वेरी करता है स्टेट्स टू स्टेट्स। लाइक सपोज अगर आप यूपी में जाते हैं तो यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न नहीं है। वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है, वहाँ पे अरेस्ट ही नहीं होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अरेस्ट तो होना ही है एफआईआर होने पे, बट बेल तुरंत मिल जाती है। बट वहाँ का प्रोविज़न कुछ और है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो वहाँ पे ऐसा प्रोविज़न है, ठीक है। ये अलग अलग जगह अलग हो सकता है। और एक होता है इंटरिम बेल, जिसको भी हम लोग टेम्परेरी बेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अपना स्टोरी को मतलब जो भी ये है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक बार समराइज करते हैं कि एक पर्सन है जिस पे किसी ने चार्ज लगाया है, मतलब आरोप लगाया है, चार्ज नहीं आरोप लगाया है, और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आफ्टर इन एन इंक्वायरी एफआईआर दर्ज की, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया उसके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के 24 घंटे के दौरान उन्हें 24 घंटे कंप्लीट होने पूरा होने से पहले ही कोर्ट के पास उसको पेश किया गया, जहाँ पर दो पार्टी पुलिस विद द हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज विद द हेल्प ऑफ डिफेंस काउंसिल अपने अपने दलील पेश करते हैं, जहाँ पे आइदर बेल दिया जा सकता है या फर्दर रिमांड दिया जाता है सो डैट कि इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया जा सके। बेल मिलने का प्रोविज़न मैंने आपको बताया कि ये टेम्पररी रिलीज़ है टिल द टाइम केस इज़ क्लोज्ड, और सेकेंडरी कि कुछ कंडीशन भी हैं इसके साथ। ऑन द अदर साइड अगर आपको रिमांड में लिया जाता है, फर्दर रिमांड में अगर एक्यूज को भेजा जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको दो तरह की कस्टडी दी जाती है, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है कि वो जेल में रखा जाता है, और पुलिस कस्टडी में पुलिस में रखा जाता है, जहाँ क्वेश्चन आंसर कभी भी कर सकती है पुलिस, एंड इन द केस ऑफ जुडिशियल कस्टडी परमिशन लेना होता है। 15-15 दिन का 4 ब्लॉक्स होता है इन केस ऑफ नॉर्मल क्राइम, जो कि उतना बड़ा नहीं है, और 15-15 दिन का टोटल ऑफ 90 डेज़ का एक लॉट होता है, जिससे पहले आपको ये सबमिट करना होता है। नहीं तो अगर ये पूरे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है, और अगर नहीं कंप्लीट होता है इन्वेस्टिगेशन तो उस केस में एक्यूज्ड को स्टैट्यूटरी बेल मिल जाती है, ठीक है। अभी सेकेंड साइड ऑफ द स्टोरी ये है कि बिफोर अगर 16 डेज ख़त्म होने या 90 डेज ख़त्म होने से पहले अगर पुलिस को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनका तहकीकात पूरा हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन एक्यूज्ड है, और जो भी केस इस पे जो भी एक्यूजेशन इस पे लगे हैं वो बनता है, और केस को आगे बढ़ाना चाहिए, उस केस में कोर्ट आपसे कहती है कि आप चार्जशीट प्रिपेयर करो और सबमिट करो, ठीक है। चार्जशीट बेसिकली वही एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे सारे गवाहों और सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक चार्ज चढ़ाया जाता है एक्यूज के प्रति। और वही दूसरे सिचुएशन में कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट जो पुलिस है ये सर्टिफाई हो जाती है कि नहीं अब तक जो आरोप लगे हैं एक्यूज पे वो सही नहीं है, और पूरे तहकीकात के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं किसी भी तरह का केस नहीं बनता है, तो उस केस में वो एक क्लोजर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं
और उसको कोर्ट में जमा करते हैं। अब ये टोटली ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब टोटली जज के पावर में है कि वो डिसाइड करती है कि वेदर वो क्लोजिंग रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है या नहीं एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि हाँ, वहाँ पे एक केस क्लोज हो जाएगा एंड देन एवरीथिंग विल बी डन। और अगर इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जैसे आयुषी तलवार के केस में सीबीआई ने क्लोजिंग रिपोर्ट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के पास, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थी क्लोजिंग रिपोर्ट से, और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया सीबीआई को कि या तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी करके आइदर आप चार्जशीट प्रिपेयर करें एक्यूज्ड के अगेंस्ट, अदरवाइज आप बेटर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करें हमारे पास। अब ये सिचुएशन होती है। अब इसके बाद ये एक तरह से एक कंप्लीट स्टोरी है, एंड आई होप कि टूटा फूटा ही सही, मतलब समझ तो आया होगा क्या होता है कैसे होता है। और मैं जैसे इन समराइज में ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईआर और अरेस्ट से पहले की सिचुएशन, एफआईआर और अरेस्ट से पहले की सिचुएशन में वो एक्यूज्ड को एक हक होता है कि वो उन्हें बताया जाए कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स अरेस्ट हैज़ बीन डन या अरेस्ट करना है, ठीक है। एंड सेकेंडली कि उन्हें विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करना है। ये सारे आर्टिकल 22 के प्रोविजंस के अंदर आती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स देती हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप के खिलाफ कोई भी किसी तरह का आर्बिट्ररी एक्यूजेशन ना लगे, कोई भी रैंडम एक्यूजेशन लगा करके आपको जेल में बंद ना कर दे ऐसा करके। उसके बाद जब जिस दिन से कोर्ट में आपकी पेशी होती है, उसके बाद आपकी राइट टू लिबर्टी वाला पार्ट, कि आपको बेल मिलता है या नहीं मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, वो सारा प्रोविज़न आर्टिकल 20 के अंदर कवर होता है। एंड इन दोनों का समरी जो हम लोग कहते हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22, इन दोनों का समराइज जो है, इट्स ऑल कंटेंट इन आर्टिकल 21, जो बोलता है कि नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। इसका शॉर्ट मतलब ये है कि लिबर्टी, आज़ादी आपका फंडामेंटल राइट है, और कुछ सर्टेन कंडीशन जो लॉ से इस्टेब्लिश होते हैं, उस केसेस में ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है, कस्टडी ली जा सकती है, आपका लिबर्टी को रोका जा सकता है। अदरवाइज आपको एनी अदर सिचुएशन में आपको हक है राइट टू लिबर्टी का। सो काफ़ी लंबा हो गया, बट मेरा समरी यहाँ तक होता है। मैं पता नहीं मतलब बहुत थोड़ा सा ब्रेक तो हुआ, लेकिन मैं एक नोट शेयर करूँगा इस लिंक में, जिसमें आप एक और या कोई भी जो भी देख रहा है वीडियो, इसको अगर एक बार गो थ्रू करना चाहे तो कर सकता है, जिसमें सारा कंटेंट होगा, मैक्सिमम चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएगी, इतना तो श्योर शॉट है। ओके, बाय।